हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 42 प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसका 6 लेक्चर देने जा रहे हैं और सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम लोग प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। अभी आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको जेईई एडवांस के लेवल के बारे में आइडिया होता है और जो वैरायटी जेईई में पूछी जाती है उन वैरायटी का आपको पता चलता है। और एक बात ध्यान रहे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का टाइप होता है लगभग इनकमिंग ईयर में उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। हम लोग 6 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां तक 5th लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके ठीक बाद के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि हम क्वेश्चंस अध्ययन 42 इयर्स जेईई अनसॉल्व से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हमारे डिस्कशन में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व ले सकते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन का सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग 2003 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2003 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितने परसेंट कंप्लीट है। अगर आपसे लास्ट 42 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब उस टॉपिक में आपकी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट है। और अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो फिर आपसे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का नहीं होगा। आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2003 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इन ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ml 0.5 मोलर एसिटिक एसिड 1 ग्राम ऑफ एक्टिव चारकोल इज एडेड। देखिए हमारा एक सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। इसका वॉल्यूम है 100 ml और इसकी मोलरिटी है 0.5 मोलर और ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है CH3COOH। अब इस सॉल्यूशन में हमने 1 ग्राम एक्टिव चारकोल ऐड कर दिया। इस सॉल्यूशन में हमने 1 ग्राम एक्टिव चारकोल ऐड कर दिया। जब आप इस सॉल्यूशन में एक्टिव चारकोल को ऐड करेंगे, ये 1 ग्राम एक्टिव चारकोल है। तो एक्टिव चारकोल का क्या फंक्शन होता है? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उसको एब्सॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको पहले भी बताया है और ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है 2003 में और 2015 में ये क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को 2015 में ये सेम क्वेश्चन आया, थोड़ा सा बस डिजिट में डिफरेंस है। अब देखिए जेईई एडवांस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए। सेम क्वेश्चन आप 2015 में देखेंगे, उसमें भी एक्टिव चारकोल ऐड किया गया है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। और जब एक्टिव चारकोल हम ऐड करते हैं तो एक्टिव चारकोल क्या करेगा? एसिटिक एसिड सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर एक्टिव चारकोल ऐड करने से, इट इज चारकोल, जब हम चारकोल को ऐड करेंगे तो चारकोल का काम क्या होगा? एसिटिक एसिड सॉल्यूट पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन 0.49 मोलर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे ये कहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है
सरफेस एरिया ऑफ एक्टिव चारकोल 3.01 into 10 power 2 मीटर स्क्वायर। इसका जो सरफेस एरिया है वो 3.2 into 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है फाइंड एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। एसिटिक एसिड जो चारकोल है, एक्टिव चारकोल, उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा। चारकोल हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए चारकोल को जब हम कलर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कलर सॉल्यूशन डिकलराइज हो जाता है, क्योंकि चारकोल कलर सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, शुगर के फॉर्मेशन में करते हैं। जब रॉक केन शुगर सॉल्यूशन में हम एनिमल चारकोल ऐड करते हैं तो वो एनिमल चारकोल जो होता है वो केन शुगर का जो कलर्ड मॉलिक्यूल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो कलर ब्राउन कलर रॉ केन शुगर सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है और आपकी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन शुगर आपको मिलती है। अदरवाइज शुगर ब्राउन कलर की हो, अगर हम शुगर को डिकलराइज ना करें एक्टिव चारकोल से तो शुगर का कलर कैसा हो, ब्राउन कलर हो। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव चारकोल ने एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया है वो इस सरफेस एरिया पर एब्जॉर्ब किया है। आपसे पूछा गया है फाइंड सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय 1 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या देखेंगे, जल्दी बताइए कैसे करेंगे। आप लोग कॉपी पेन पर इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, हमारे करने से आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जब आप खुद क्वेश्चंस को करेंगे और हमारे डिस्कशन से उसे टैली करेंगे, अपने नॉलेज को चेक करेंगे, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसिटिक एसिड के मोल कितने होंगे, मोल क्या होता है, मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अभी मोलरिटी है हमारी 0.5 और वॉल्यूम लीटर में 100 ml मतलब 0.1 लीटर, 0.05 मोल। ये तो हमारा एसिटिक एसिड का स्टार्टिंग में मोल था। अभी हमने एक्टिव चारकोल ऐड किया तो एक्टिव चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के मोल कम हो जाएंगे। अभी कितने मोल हो गए, फाइनल मोल सॉल्यूशन के मोल हो जाएंगे सॉल्यूशन में मोलरिटी 0.49 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी 100 ml रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं होता। ये बात आपको पता है ना। सॉल्यूट वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सेट हो जाते हैं, बशर्ते लिक्विड सॉल्यूट ना हो। जब सॉलिड सॉल्यूट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड सॉल्यूट वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, 0.1, ये हो जाएगा 0.049। इतना मोल, कितना मोल चारकोल ने एब्सॉर्ब किया है। इनिशियल एसिटिक एसिड का मोल 0.05 था, और जब चारकोल हमने ऐड किया तो एसिटिक एसिड का मोल हो गया सॉल्यूशन में 0.049। तो एब्सॉर्ब मोल कितने होंगे, एब्सॉर्ब मोल हो जाएंगे 0.05 माइनस 0.049, ये आ जाएगा आपका 0.001। इतना मोल एब्सॉर्ब हुआ है। कितने मॉलिक्यूल होंगे, एब्सॉर्ब मॉलिक्यूल मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, 0.001 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये आ जाएगा 6.0। देखिए, कहीं पर एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 होता है, कहीं पर 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6.022 इंटू 10 to the power 20, इतने मॉलिक्यूल आपके एसिटिक एसिड के एब्सॉर्ब हो जाएंगे।
कितने सरफेस एरिया पर? इतने सरफेस एरिया पर। तो अभी पर मॉलिक्यूल जो सरफेस एरिया ऑक्युपाई करेगा वो कितना ऑक्युपाई करेगा? दिस अपॉन दिस। तो सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय पर मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, कितना सरफेस एरिया ऑक्युपाई होगा बताइए? 3.2 into 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर अपॉन 6.022 into 10 to the power 20। ये सरफेस एरिया कितना होगा? ये सरफेस एरिया होगा, इसको लगभग हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बाई 2, ये आ जाएगा 0.5 into 10 to the power -19, यानी कि 5 into 10 to the power -20 मीटर स्क्वायर। दिस सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाई, ये ऊपर जाएगा 10 to power -18 हो जाएगा और ये आएगा 0.5, 5 into 10 to power -20 मीटर स्क्वायर। दिस सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाई वन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। अभी क्वेश्चन समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 चीजें सीखी हैं। पहली चीज क्या सीखी है? चारकोल सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखी है? दूसरी बात हम लोगों ने देखी है कि जब हम चारकोल को ऐड करेंगे तो चारकोल को ऐड करने से एसिटिक एसिड के जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल चारकोल की सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी थर्ड हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर यहां पर चारकोल का सरफेस एरिया दिया है तो पर मॉलिक्यूल जो एब्सॉर्ब मॉलिक्यूल होगा वो जो सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर रहा होगा वो कितना ऑक्युपाई कर रहा होगा? टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है, 2003 में आया है और 2015 में आया है, मतलब कितने 12 ईयर बाद इसका रिपीटिशन हुआ है। जेईई में क्वेश्चन रेयर ही रिपीट होते हैं, लेकिन अगर रिपीट होते हैं तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद रिपीट होते हैं। इसलिए आप ये मत सोचे कि प्रीवियस ईयर 2-4 साल के क्वेश्चन काम करने से आपका काम चल जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन करने हैं तो 30-40 इयर्स पुराने क्वेश्चन तक करिए, जिससे आपको इतना सफिशिएंट बेनिफिट होगा कि इनकमिंग ईयर का पेपर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में ही आया है, 2003 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हालांकि 2003 बहुत पहले की बात है, अभी 2003 मतलब 19 ईयर पहले की बात है। लेकिन आप ये मत सोचें कि इतने पहले के क्वेश्चन हम क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बताया एक लंबे टाइम के बाद जेईई में क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे जानते होंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और आपसे मोलरिटी ऑफ वाटर पूछा गया है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताइए, अपनी कॉपी पर लिखेंगे और जब हम बताएंगे तो उसे टैली करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्योर वाटर की बात है तो भी प्योर वाटर की मोलरिटी मतलब ये तो अब्सर्ड बात है, उसमें सॉल्यूशन है ही नहीं। प्योर वाटर इज नॉट सॉल्यूशन, हम लोग इसे हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो प्योर वाटर में
1 लीटर वाटर में जो मास होता है वाटर का वो 1 kg होगा। यहाँ पर डेंसिटी ये दी गई है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 kg पर लीटर। ये 1 kg पर लीटर कैसे आया? आपको पता है कि मीटर क्यूब को जब लीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर आप 1000 लीटर रखेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जब आप 1000 लीटर रखेंगे तो यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 1 kg पर लीटर आएगा। 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है? 1 kg होता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम पर लीटर। अब हमें प्योर वाटर की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसी का वॉल्यूम है और उसी के मोल है। मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। तो यहां पर मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, क्या होगा? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसमें? लीटर में। तो हमें पता है कि 1 लीटर का मास है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम और वॉल्यूम 1 लीटर, तो ये आ जाएगा 55.56 ग्राम पर मोल। ये ग्राम मोल पर लीटर, सॉरी मोलरिटी है ना, इट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलर। तो ये प्योर वाटर की मोलरिटी है। आसान सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस से काम करिए, जेई में सिलेक्शन बहुत आसान है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करने हैं ताकि आप अपने टॉपिक के परफेक्शन को चेक कर पाए और प्लस जेई का लेवल जान पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी 1999 में है, 3 मार्क्स में। 1999 में जेई एडवांस का क्वेश्चन है। 99 में एक ही पेपर होता था, जेई एडवांस। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पर जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है प्लांट वायरस इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पार्टिकल ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, 5000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। The specific volume of virus is 0.75 centimeter cube per gram. If the virus is considered to be single particle, its molar mass. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा है एक प्लांट वायरस सिलिंड्रिकल शेप में है। प्लांट वायरस आप जानते होंगे, अगर हम लोग बड़े इंसेक्ट की बात करें तो जैसे गोभी में सिलिंड्रिकल कीड़ा होता है ना, हालांकि यहाँ वायरस की बात है इसलिए वायरस बहुत बहुत टीनी होंगे। उसकी लेंथ भी 5000 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटी है, लेकिन उसका शेप सिलिंड्रिकल है, लाइक गोभी के कीड़े जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट वायरस है, वो प्लांट वायरस का जो डायामीटर है वो डायामीटर 150 एंगस्ट्रॉम का है, 150 एंगस्ट्रॉम का। इट इज डायामीटर ऑफ प्लांट वायरस, और जो लेंथ है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। इट इज लेंथ ऑफ प्लांट वायरस। ठीक है, और इसका एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है इसमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और आपसे कहा है कि इस प्लांट वायरस को एज ए पार्टिकल हम अगर ट्रीट करें तो इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो गिवन डेटा है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए
ये जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है और कभी कभी वो लोग नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने कभी सुना ही नहीं होगा। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट से हम लोग देखेंगे। यूनिट इसकी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। तो ये है 0.75 ml पर ग्राम। और ml पर ग्राम किसकी यूनिट होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ग्राम पर ml होती है डेंसिटी की यूनिट। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। यहां पर हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वायरस। डेंसिटी ऑफ वायरस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये आपकी डेंसिटी आ जाए। अब डेंसिटी आपको वायरस की गिवन है और वायरस के डायमेंशंस गिवन है। आपको बताना है व्हाट इज द मोलर मास। अब मोलर मास आपको सोचना है कि मोलर मास क्या होता है। बताइए क्या होता है मोलर मास, जल्दी बताएं। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। और क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट वायरस कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल। तो मोलर मास होता है 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल मतलब आवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ आवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज मोलर मास। तो यहाँ पर मोलर मास हमें निकालना है। इसका मतलब कितने वायरस का मास निकालना है? आवागाड्रो नंबर ऑफ वायरस का मास निकालना है। आवागाड्रो नंबर 6.023 into 10 power 23 वायरस का मास जो होगा वही उसका मोलर मास होगा। तो अब आवागाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास निकालने के लिए हमें पहले 1 पार्टिकल को तो मास पता होना चाहिए। अब 1 पार्टिकल का मास कैसे निकालें? हमें इसकी डेंसिटी गिवन है और इसकी डायमेंशन गिवन है। तो मास हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस, वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस, 1 वायरस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू लेंथ। बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू एल। अब पाई आर कितना है? आर है 75 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -8 स्क्वायर। एल कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -8। इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस। अब मास ऑफ 1 वायरस क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास ऑफ 1 वायरस, मास ऑफ 1 वायरस क्या हो जाएगा? पाई 75 into 10 to the power -8 का स्क्वायर इंटू 5 into 10 to the power -5 डेंसिटी 1 अपॉन 0.75 ग्राम। इतना ग्राम मास आ गया 1 वायरस का। और मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा वेट ऑफ मास ऑफ 1 मोल वायरस। 1 मोल वायरस मतलब हाउ मेनी वायरस? 6.023 into 10 to the power 23 इतने वायरस। और एक वायरस का मास पाई 3.1475 into 10 to the power -8 का स्क्वायर इंटू 5 into 10 to the power -5 into 0.75 ग्राम। आप देखिए ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है और ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में मिल जाएंगे जिसका कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो क्वेश्चन आसान होगा। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आसान है बट इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें कैलकुलेशन में आपको बहुत लंबा टाइम अगर लगता हो, क्योंकि इसमें तो आप आंसर निकाल, अगर इंटीजर टाइप आएगा तो आपको आंसर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, तो इसमें आप
या तो आप फटाफट कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़िए, नहीं तो अगर टाइम लग रहा है तो इस कैलकुलेशन को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो 70.9 इंटू 10⁶ ग्राम पर मोल आएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये उसका मोलर मास आएगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक प्लांट वायरस है सिलिंड्रिकल शेप में, जिसका डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम है और उसकी लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। अभी इस प्लांट वायरस के लिए एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन में दी थी, लेकिन उसके बारे में वो कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए उसके बारे में मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। जब कोई इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आए जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से आप उस फिजिकल क्वांटिटी को जज करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इससे आप बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो आप यहां से डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको पता है कि डायमेंशन दी गई है, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ वन वायरस आ जाएगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ वन वायरस आएगा, और वन वायरस का मास आ गया। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट वायरस कंसीडर्ड एज पार्टिकल। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। वन मोल मींस एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वन पार्टिकल का मास, वन वायरस का मास हमें पता था, वन मोल का मास हमने कैलकुलेट कर लिया। जेई में वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जो बच्चा अपने क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में उसे समझ के उसकी फोटो बना लेता है और उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर लेता है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1994 में आया है। 1994 में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इन्होंने कहा है 8.0575 into 10⁻² kg of Glauber salt is dissolved in water. Obtain 1 decimeter cube of solution of density 1077.2 kg per meter cube. Calculate the molarity and mole fraction of Na2SO4. तो देखिए 8.0772 into 10⁻²2 kg इतना ग्लाउबर सॉल्ट है। इट इज ग्लाउबर सॉल्ट। इसको आपने डिसॉल्व किया है किसमें? इसको आपने डिसॉल्व किया है 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में। 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर में इसको आपने डिसॉल्व कर दिया है। इस ग्लाउबर सॉल्ट को इतने वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया है। अब आपसे कहा गया है कि डिसॉल्व करने के बाद इसकी जो डेंसिटी हो गई है, डेंसिटी 1077.2 kg पर मीटर क्यूब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, और यहां पर 80 ये 575 है। इतना केजी ग्लाउबर सॉल्ट इसमें डिसॉल्व किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ग्लाउबर सॉल्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। आपको कहा गया है इतने केजी ग्लाउबर सॉल्ट को 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, और
और डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन का डेंसिटी इतना हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी किसका, ग्लाउबर सॉल्ट का नहीं, Na2SO4 का मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है, और मोलरिटी भी Na2SO4 इसका कैलकुलेट करना, मोल फ्रैक्शन Na2SO4 का कैलकुलेट करना। ठीक है, कैसे करेंगे जल्दी बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान से करने की जरूरत है। ग्लाउबर सॉल्ट ये नहीं होता है, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज नोन एज ग्लाउबर सॉल्ट, और हाइड्रेटेड क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा Na2SO4.10H2O, इट इज ग्लाउबर सॉल्ट। हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज ग्लाउबर सॉल्ट। अभी ये ग्लाउबर सॉल्ट है, इसका आप मोलर मास निकालेंगे, सोडियम का 23, 46, SO4 96 और ये 180, ये आ जाएगा 322 ग्राम पर मोल, इट इज मोलर मास ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी यहां पर ग्लाउबर सॉल्ट इतना है, तो ग्लाउबर सॉल्ट के मोल कितने हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे मोल, ये है आपका 80.575 अपॉन 322, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल, 0.2। अब ये जो 0.25 मोल आया है, ध्यान से देखिए, ये जो 0.25 मोल आया है वो किसका आया है, इस ग्लाउबर सॉल्ट का। लेकिन इस ग्लाउबर सॉल्ट में जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, वो तो जब इसको आप इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये तो वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में आने वाला है वो केवल सोडियम सल्फेट आने वाला है। सॉल्यूशन में वाटर ऑफ हाइड्रेशन वाटर के साथ में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा वो वाटर के साथ में मिल जाएगा और केवल सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, जो सॉल्ट था। तो यहां पर Na2SO4 का सॉल्यूशन बनने वाला है। अब Na2SO4 आपको पता है 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल Na2SO4 का है, तो जो मोल आपका ग्लाउबर सॉल्ट का था वही मोल किसका होगा, Na2SO4 का। तो इसमें मोल ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा, 0.25। अब ये मोलरिटी तो बिल्कुल आसान है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। आपको पता है ना कन्वर्जन, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहां पर क्या होगा, 1 लीटर में 0.25 मोल डिसॉल्व है, यही तो हमारी मोलरिटी होती है। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां पर मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.25 मोलर। ठीक है ना। अब आई मोलरिटी की बारी, तो मोलरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, डेंसिटी गिवन है, इस डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेंसिटी को ग्राम पर ml में कन्वर्ट करेंगे 1.0772 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी होगी। अब मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, मोलरिटी इज दिस, डेंसिटी इज दिस, मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन। ठीक है ना। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं मोलरिटी को, आप बेसिक डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन से कैसे निकालेंगे, बेसिक डेफिनेशन में आपको इसके मोल पता है, तो वेट निकल आएगा यहाँ पर Na2SO4 का वेट कितना आ जाएगा, 0.25 और इसका होगा 142, इसका GMM 142 होता है, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 142 इतना ग्राम है। तो यहां से वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा,
वेट ऑफ वाटर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ Na2SO4। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी बताइए। वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर डेंसिटी सॉल्यूशन की ये है और वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितने ml, 1000 ml। ठीक है, क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों की इंपॉर्टेंस होती है। जब आप छोटी छोटी बातों को सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी ये डेंसिटी है, वॉल्यूम ये है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.0772 into 1000 minus 35, ये आ जाएगा 1077.2 minus 35। यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ गया इतने ग्राम। अब वेट ऑफ वाटर आ गया तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, मोल, मोल ऑफ Na2SO4 अपॉन वेट ऑफ वाटर किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो यहां पर ये कितना आएगा 0.25 मोल है और यहां पर केजी में 1.0422, ये 0.24 मोलल है। ये आ गई आपकी मोलैरिटी। और मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल ऑफ Na2SO4 अपॉन मोल ऑफ Na2SO4 प्लस मोल ऑफ वाटर। इसका बेटा है 0.25, 0.25 और वाटर का है 1042.2 अपॉन 18। ठीक है, कैलकुलेशन है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई नई चीज हो। ठीक है, तो यहां पर आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन पता होगी तो भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सक्सेस होंगे। बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है, ठीक है ना। बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मोस्टली बच्चों में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो जेईई एडवांस की क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पूरे दम से क्वेश्चन को करिए, बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, 100% आप सेलेक्ट होंगे। बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ यूनिवैलेंट मेटल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 1994 में। 1994 में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 1994 में। मेंस और एडवांस नहीं होते थे, केवल और केवल एक ही पेपर होता था और उसी से सिलेक्शन होता था। तो ऐसा मत समझिए कि उस समय सिलेक्शन आसान था, क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन आते थे उनका लेवल ठीक ठीक होता था। हालांकि अभी भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी 2 स्टेप्स कर दी है, मेंस और एडवांस, और जिसको आता है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, जिसने जेईई को टारगेट करके प्रिपरेशन किया है, वो मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा और एडवांस भी। और जो खूब सारे क्वेश्चन करता रहा है बट उसने जेईई के लेवल को जज नहीं किया, जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए, वो चाहे जितने क्वेश्चन कर ले, उसे जेईई में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। एग्जाम जाने से पहले
वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलो अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए इज ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ यूनिवैलेंट मैटर। ए एक बाइनरी कंपाउंड है यूनिवैलेंट मैटर का। इट इज बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो ही एलिमेंट हो और